तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे कर पाएंगे, ये भी हम इस YouTube चैनल पे सीखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कि बीटीसी क्या है और साथ ही साथ ईडीएच क्या है, यानी क्रिप्टो और बिटकॉइन में हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे, उसका डेटा का यूज हम कैसे कर पाएंगे। इस यूट्यूब चैनल पे हम ये भी सीखने वाले हैं। फिलहाल हमारा सीरीज जो है वो चल रहा है एलटीपी ब्लास्ट के ऊपर। एलटीपी ब्लास्ट को आपने देखा, एआई का ओवरव्यू कैसा है, एआई बेस पे कैसे ये चीजों को कहां कहां हैंडल किया गया है। साथ ही साथ आपने ये देखा कि लो वॉल्यूम होती है, वहां पे मैंने आपको बताया कि लो वॉल्यूम है, वहां पे हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस भी स्टॉक में अगर इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैश में ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्टॉक की अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी 30 से ज्यादा है, यानी 30 से ज्यादा है, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको करने की हमको खास देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने आपको फीचर बताया पिछले वीडियो में कि उसमें फीचर है ऑलरेडी बेरिश रिस्क और बुलिश रिस्क का। अगर बेरिश रिस्क और बुलिश रिस्क की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है, मतलब 0 और 1 से ज्यादा होती है, तो आपको उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 250 से हमारे पास ज्यादा स्टॉक्स है, उसमें हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें P1 P2 C1 C2 और ये रिस्क की कैपेबिलिटी हमारे लिए कहां से आती है, कौन इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का डेटा क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है, चीजों को कहां पे हम देखते हैं। कोई कोई स्टॉक आप देखेंगे, सर्च करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि कोई कोई स्टॉक ऐसा है कि जिसमें 3 ही लाइन दिखाई दे रही है। उस 3 लाइन में हमको क्या करना चाहिए, उसमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आखिर 3 लाइन किस वजहों से आ रही है, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। जिस आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक को मेंशन करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हमारे सामने एक स्टॉक ओपन होकर के आया है एलटीपी कैलकुलेटर। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ डिस्प्ले आपके सामने ऐसा होगा। कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। हम फिलहाल लिए हैं एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में आपको 4 लाइन यहाँ पे दिख रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि C1 C2 P1 P2 की आपको लाइन दिख रही है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोला ना, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ हमेशा कि वीडियो थोड़ा सा मेरा, अगर आपको लगता है कि फास्ट है तो थोड़ा सा स्लो मोशन में कर लीजिए, तो मे भी सही हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये वैल्यू कैसे आती है C1 C2 P1 P2 की। कोई और स्टॉक देखते हैं कि शायद वो स्टॉक हम चूज करें और उसमें कोई लाइन कम दिखाई दे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 361 नाम का एक स्टॉक ले लिया। यहाँ पे जब 361 नाम का स्टॉक मैंने लिया तो पता चलता है यहाँ पे एक ही लाइन दिखाई दे रही है, जो कि C2 की है। P1 P2 और C1 हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। आखिर क्या रीजन है कि यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है? कोई और स्टॉक ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या उसमें भी है। अंबर ले लेते हैं और अंबर को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 3 लाइन। C1 C2 P2 दिखाई दे रहा है, P1 गायब है। क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, किसी चीज को अगर हम डिटेल में सीखे होते हैं ना, डीप में जाकर के सीखे होते हैं ना, तो उस चीज में अगर कोई कमियां भी होती है तो बाय डिफॉल्ट हमारी नजर जाकर पड़ जाती है। किसी चीज को मैं एग्जांपल से आपको बता दूं कि अपने घर वालों को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका दूर का कोई रिलेटिव है और उसको आप एक ही बार देखें, दोबारा मिलेगा ना तो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने घर वालों को डीप में जानते हैं, डीप में अच्छे से आपने देखा है। सेम वही चीजें यहाँ पे है। अगर आपने इसको डीप में पढ़े हैं ना, तो आपको डेटा मिस हो ही नहीं सकता है और आपका प्रॉफिट होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, किसमें, जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं एलटीपी ब्लास्ट के थ्रू, तो हम 9:25 से ट्रेड करना स्टॉक स्टॉक में स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 9:20 के बाद ही स्टार्ट करते हैं, और स्टॉक में जब हमको ट्रेड करना होता है तो 9:25 के बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमको 11 बजे तक ट्रेड करना है। सेफ जोन में ट्रेड करना चाहते हैं तो 11 बजे तक आप ट्रेड करिए। 11 बजे के बाद फिर C1 C2 P1 P2 आपके लिए नहीं है। फिर लाइव एलटीपी लाइव पे आप एआई पे आप वर्क करिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में काम करिए, ट्रेड करिए, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एलटीपी ब्लास्ट को ट्रेड करना चाहते हैं तो नोट करके रख लीजिए, आपका टाइम है 9:25 से लेकर के 11 बजे तक सुबह का। ठीक है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है, 3 ही लाइन क्यों दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे क्या है, चलिए हम कोई स्टॉक ले लेते हैं जिसमें 4 लाइन हमको दिखाई दे रही है। फिलहाल एबी कैपिटल हमको मिला था, तो एबी कैपिटल को ही ले लेते हैं। एबी कैपिटल में आप देखेंगे तो आपको तो इतना पता है। फिलहाल हम चलते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेन को हम लगा लेते हैं। फिर फिलहाल हम ऑप्शन चेन को लगा लेंगे और कैंडल्स को हटा देते हैं।
ठीक है, यहां पे तो आपको पता है कि भैया क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन में हमको यहां पे पता होना चाहिए कि एक इमेजिनरी लाइन बीच में हमको दिखाई दे रही है, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। इमेजिनरी लाइन के ऊपर कॉल साइड में इन द मनी का डेटा होता है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला पार्ट, जो लाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आउट ऑफ द मनी का पार्ट होता है। सेम इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे पुट साइड में, पुट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, पुट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो डार्क कलर का पार्ट जो है वो इन द मनी है, और ये है हमारा आउट ऑफ द मनी। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके मैसेज करके बता दीजिए। हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसे भी लोग हों जिनको इन द मनी आउट ऑफ द मनी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो आपका देख करके उनको समझ में आ जाए इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का। मैं हार्ट भी कर दूंगा ताकि आपका सही होगा तो आंसर, ठीक है, और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी आपने समझ गया, ये डार्क वाला पार्ट हमारा इन द मनी है कॉल साइड में, और ये पुट साइड में हमारा डार्क वाला पार्ट इन द मनी है, लाइट वाला पार्ट हमारा आउट ऑफ द मनी होता है। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे रिवर्सल का कॉलम, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एस रिवर्सल, एस का मतलब होता है स्पॉट, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका रिवर्सल हमको देखना है। एस रिवर्सल क्यों लिखा गया है, सिर्फ रिवर्सल भी लिखा जा सकता था, लेकिन फ्यूचर रिवर्सल और स्पॉट रिवर्सल अलग अलग वैल्यू होती है। यहाँ पे फ्यूचर रिवर्सल और स्पॉट रिवर्सल, स्पॉट पे सिर्फ ऑरेंज कलर बना हुआ है, इसलिए एस रिवर्सल ही आपको दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लाइन लेना है। लाइन हमको कौन सा लेना है, यहाँ पे सिंपली एक इन द मनी से हमको आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है, और हमको तीन स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। तीन स्ट्राइक प्राइस को, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे तीन स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। पहला स्ट्राइक प्राइस, दूसरा स्ट्राइक प्राइस और तीसरा स्ट्राइक प्राइस। पहले स्ट्राइक प्राइस पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है, दूसरा हमारा स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में ये है, और तीसरा वाला हमारा स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में ये वाला है। सेम इसी तरह से हमको पुट साइड में जाना है, एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस, और यहां पे हो गया ये तीन स्ट्राइक प्राइस। ये तीन स्ट्राइक प्राइस आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें से हमको पहले दो, क्या, पहले दो हमको रिवर्सल को ले लेना है। इसमें क्या देखे आपने, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल नहीं है, लेकिन सपोर्ट हमारा जो होगा, सपोर्ट साइड में C1 C2 होता है, और रेजिस्टेंस साइड में P1 P2 होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप होता है और सपोर्ट हमारा बॉटम होता है, इसलिए C1 C2 हमारा होगा हमेशा पुट साइड में, और P1 P2 हमारा होगा हमेशा कॉल साइड में, यानी रेजिस्टेंस साइड में। अब इसको मैं लिख करके आपको बता देता हूं। इसका नंबरिंग हम करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो पहले नंबर पे हमारा कौन आएगा, ये, यानी ये होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे, इसको हम P1 बोलते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है ये P2 आ गया। अब आप बोलेंगे कि इसको आपने क्यों नहीं लिया ब्रेकआउट, क्योंकि यहां पे लिख करके आ रहा है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट लिख करके आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। बाकी हमको लेके चलना है, जो पहली वैल्यू आ रही है 281 की आ रही है, दूसरी वैल्यू 286 की आ रही है, हमको दो ही वैल्यू उठानी है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं पुट साइड में, तो पुट साइड में हम बात करते हैं यहां पे, तो पहली ही वैल्यू एक इन द मनी की तरफ से हम जब जाते हैं, तो पहली ही बार में हमको मिल गई पहली वैल्यू 276 की हमको वैल्यू मिल गई, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं C1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C1। आप इसका कलर ग्रीन रख लीजिएगा, और क्योंकि ये हो गया हमारा C1 की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये C1 हो गई। दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया C2, C2 की वैल्यू हमारी हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसका हमको कोई हमारे लिए कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस नहीं था, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अब P1 P2 C1 C2 के वैल्यू को लेकर के आपको ड्रॉ कर लेना है। जब ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको यहीं पे एक बार ड्रॉ करके बताता हूं, फिर थोड़ा सा आपको ले चलूंगा, क्लीन एंड नीट ड्रॉ करके मैं बताऊंगा। चलिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे, और मैं चलता हूं डायरेक्ट, मैं चलता हूं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे चलता हूं, और एबी कैपिटल पे हम चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाएगा एबी कैपिटल, कैपिटल एबी कैपिटल नाम का डेटा, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डेटा हमको मिल गया। हमने इसको नहीं हटाया है, C1 C2 P1 P2 को नहीं हटाया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्या कर लेता हूं, वैल्यू को नोट कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, इसके वैल्यू को नोट कर लेता हूं, ताकि आपको बताने में मुझे अच्छा रहे। तो इसके वैल्यू को मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर पे चल करके मैं इसके वैल्यू को नोट कर लेता हूं। इसका वैल्यू है, यहां पे हम नोट करते हैं, कहीं हम यहां पे नोट कर लेते हैं, ऊपर करेंगे तो सही रहेगा। पहला हमारा वैल्यू है C1, C1 इक्वल टू कितना है, C1 की वैल्यू आपको दिख जाएगी यहाँ पे 276 है, 276 है, ठीक। साथ ही साथ
C2 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? लगभग लगभग हम लेके चल रहे हैं 271 है, 271, 271। ठीक है, अब हम P1 की वैल्यू ले लेते हैं। P1 की वैल्यू कितनी है? P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 281, 281। और साथ ही साथ हम ले लेते हैं इसको, एक वैल्यू और ले लेते हैं जिसका नाम है P2। P2 की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। P2 इक्वल टू हमारा है 286। अगर गलती होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा या समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ही तो है। अब इसको मैंने वैल्यू को नोट कर लिया हूं। क्यों नोट कर लिया हूं? क्योंकि मुझे अभी इसका काम है और मैं इसको डिटेल में देखने वाला हूं, तो इस वैल्यू को मैं लेकर के चलता हूं। चलिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम लेके चलते हैं इसको, और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम समझेंगे कि ये वैल्यू हमारे लिए कितना इंपैक्टफुल है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, है ना? इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम चार लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। चार लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे चार लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा C1 C2 P1 P2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंट्रोल वाई। हाँ, आ गई वैल्यू, दिख रही है वैल्यू आपको? तो चलिए C1 C2 P1 P2 की वैल्यू हमको, P1 P2 की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहां पे लाइन लेते हैं। पहला हमारा C1 है 276 का, 276 पे हम C1 को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो इसकी लाइन होगी, ये लाइन हम थोड़ा सा अलग रखेंगे क्योंकि हमारी डिस्प्ले पे ऑलरेडी बहुत सारे लाइन ड्रॉ करके आए हुए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको 276 पे है ना, 276 पे हम ले जाते हैं। यहाँ पे 276.55 था, तो यहाँ पे ले लिया मैं, और इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं ताकि हमको दोनों छोर से वैल्यू मिल सके। ये हमारी हो गई कौन सी वैल्यू? ये हमारी वैल्यू हो गई C1 की वैल्यू। ठीक, दूसरी वैल्यू हमको मिल गई, दूसरी वैल्यू मिल गई 271 पे वैल्यू मिल गई। अब दूसरी C2 की वैल्यू हमको थोड़ा सा नीचे जाना होता है, 271 पे हमको जाना है, 275, 273, 271 पे जाना है हमको। तो इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, और 271 पे हम आ गए इसको लेकर के, 271 पे हम आ गए लेकर के। ठीक है, 271 पे आ गए। अब हमको तीसरी लाइन ड्रॉ करनी है, P1 की ड्रॉ करनी है लाइन। तो P1 के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमको P1 की वैल्यू 281 की दिखाई दे रही है। तो 281 की वैल्यू हमको देख मिल गई। अब साथ ही साथ अब मुझे लेना है P2 की वैल्यू 286 दिखाई दे रही है। तो P2 की वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं, 286 की वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 286 की वैल्यू ड्रॉ हो गई। और इस तरह से लाइन हमको ड्रॉ करके आती थी। लेकिन मैंने एलडीपी कैलकुलेटर में एआई नहीं हुआ करता था ना, तो हम क्या करते थे, ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करते थे और एआई को ड्रॉ करते थे। फिर ड्रॉ करने के बाद में बकायदा हम यहाँ पे लिखते थे, इसका नाम हम लिखते थे P2। फिर इसका नाम हम लिखते थे क्या? इसका नाम हम लिखते थे, इसका नाम हम लिखते थे P1। ये हो गया हमारा P1। फिर इसको हम क्या करते थे, फिर हम लेकर के यहाँ पे लिखते थे इसकी वैल्यू को, इस पे हम लिखते थे C1, C1। और फिर यहाँ पे हम लिखते थे C2। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करते थे। अब चलिए थोड़ा सा मैं डिस्प्ले जो है ना, डिस्प्ले को मैं पूरा क्लियर कर देता हूं, तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको दिख रहा होगा। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब ऊपर की दो जो लाइन है, ये लाइन हमारी रेड हुआ करती है, और नीचे की दो लाइन जो है C1 C2, ये हमारी लाइन हुआ करती है ग्रीन। यहां पे हम समझा देते हैं आपको, ताकि वहां पे आप और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ये हो गया हमारा C1 C2, P1 P2। अब समझिए कि P1 और C1 में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है, बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। गहरी दोस्ती का मतलब क्या है? P1 से आप कुछ बोलते हैं तो C1 नाराज हो जाता है। P1 अगर आपसे नाराज होता है तो C1 भी आपसे नाराज होता है, P2 आपसे नाराज होता है तो C2 भी आपसे नाराज होता है। मार्केट में क्या होता है ना कि कोई दोनों में से एक को लाइन टच कर दे जाता है, तो बोलता है कि अगर मान लीजिए मार्केट आया और पहले P1 को टच कर गया, तो बोलता है C1 की नहीं, मैं, अब आप हमारे दोस्त को टच कर चुके हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, आप हमको अगर नहीं, हमारे यहां से आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मार्केट C1 पे खुलता है या C1 को टच कर जाता है, तो P1 अब बोलता है कि हम दोनों लोग एक ही हैं, कोई बात नहीं है, आपने ट्रेड कर लिया है ना C2 पे, C1 पे, तो आपको P1 के को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। यानी जब मार्केट का लाइन हमारा
इसको और डीप में हम सीखेंगे, लेकिन समझ लीजिए पहले, जब मार्केट का लाइन हमारा C1 को टच करता है तो हम P1 से ट्रेड नहीं लेते हैं, और P1 से पहले टच करके C1 पे जाता है तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। इसी तरह से मार्केट हमारा P2 पे से खुला या P2 को पहले टच कर किया और C2 पे गया तो हम P2 पे अगर ट्रेड किए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी C2 पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मैंने क्या किया है, C2 पे मार्केट खुला है या टच कर गया है और C2 पे मैंने ट्रेड किया है कि नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन में हम P2 से ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में लेके चलते हैं और थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको और डिटेल में। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको पेंट ब्रश में। मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या उद्देश्य है मेरा? मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया तो फिर क्या ही मतलब बनता है, क्या समझाने का कोई इंपैक्ट, कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, अब यहां पे मैं चार लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। पहला लाइन हमारा होगा, पहला लाइन जो होगा वो हमारा होगा C2 की लाइन, यहां पे हो गई, ये हो गई C2 की लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन हमारी हो गई, दूसरी लाइन हमारी हो गई यहां पे, ये तो C2 की लाइन थी, यहां पे हमारी हो गई लाइन ये लाइन हो गई हमारी ये तो हमारी P2 की लाइन थी, ये हमारी हो गई P1 की लाइन। तीसरी लाइन हम ले लेते हैं ग्रीन कलर में, और ये हमारी लाइन हो गई C1 की लाइन हो गई, ये C1 की लाइन हो गई। और चौथी लाइन हमारी जो हो गई, ये हमारे लिए हो गई C2 की लाइन हो गई। इस तरह से एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो लाइन होती है ना, अधिकतर ये लाइन जो होती है एक इक्वल साइज में आपको दिखाई देती है। अगर इक्वल साइज में, अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो इससे आपको क्या हो जाना है, सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है? क्योंकि रिवर्सल प्राइस के कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है, और ये रिवर्सल प्राइस के बिहेव पे ही लाइन ड्रॉ होती है। इस वजह से हमको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, इनके बीच में डिफरेंस आता है। तो एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए और बता रहा हूं कि कभी भी आप एलटीपी ब्लास्ट में ट्रेड करिए तो 9:25 से लेकर के 11 बजे तक ही करिए, लेकिन नॉर्मल डेज में करिए। एक्सपायरी वाले दिन हमको नहीं करना है, या कोई न्यूज आई है तो फिर वहां पे भी ट्रेड ना करें तो बेहतर है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन तो हमें ट्रेड इसमें करना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, आपकी डाउट अब यहां से स्टार्ट होती है। मैं समझता हूं कि आपकी डाउट अब कहां से स्टार्ट है। आपकी डाउट यहां से स्टार्ट है कि ये जो हमारा मार्केट, मान लो कि यहां से ऐसे खुला, यहां से हमारा मार्केट, ये वाला पेंसिल ले लेते हैं, और यहां से मार्केट हमारा ऐसे करके क्या होता है, यहां से मार्केट हमारा ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होकर के पहले हमारा गया कहां पे, मार्केट हमारा पहले गया, लिख ले, नाम भी लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। इसका नाम हो गया P2, P2 हो गया। फिर इसका नाम हम रख लेते हैं, रख क्या लेते हैं, नाम होता ही है, इसका नाम है P1। ठीक है, इसका नाम है P1। ठीक, इसका नाम है P1। और सेम इसी तरह से इसका नाम होगा, इसका नाम होगा C1, C1। और इसका नाम होगा C2, इसका नाम होगा C2। ठीक, अब मार्केट हमारा चला, मार्केट हमारा चला कुछ इस तरह से, ब्लू ले लेते हैं। ठीक, अब मार्केट यहां पे ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट ऐसे आया और ऐसे आकर के पहले हमारा C1 को टच कर गया, और C1 को जब टच किया तो हम वहां पे कहीं थे या नहीं थे, या 9:25 के पहले टच किया था, मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और नहीं कर पाया तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो हमारा वेट नहीं करेगा। अब मार्केट चला गया ऊपर, और चला गया P1 पे। मैं आकर देख रहा हूं तो P1 के पास मार्केट पहुंच गया है। क्योंकि मार्केट में हम यहां पे ट्रेड नहीं कर पाए थे और ये लाइन को टच कर चुका था, इस वजह से हम यहां पे P1 पे आने के बाद में मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला था कि अगर P1 पे मार्केट टच किया और C1 पे जाता है तो भी ट्रेड नहीं करेंगे, और C1 को टच करके मार्केट P1 पे जाता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैसे? मार्केट यहां पे ओपन होकर के, मार्केट यहां पे ओपन हुआ और मार्केट पहले आया P1 पे, यहां पे हमने ट्रेड कोई नहीं किया। फिर मार्केट आया, मार्केट में मिल गया हमको, टारगेट मिल गया, और मार्केट फिर C1 पे आया। C1 पे आने के बाद क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए?
जी नहीं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि P1 के रास्ते से आ रहा है, P1 को टच करके आ रहा है, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मार्केट कुछ इस तरह से भी खुलता है, मार्केट ऐसे खुलता है, ऐसे, और फिर जाता है C1 को टच करके P1 पे, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब मार्केट में हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो मार्केट पहले C2 पे आ जाए तो ट्रेड कर लीजिए, खरीदारी कर लीजिए, या P2 पे पहले चले जाए तो बिकवाली कर लीजिए, लेकिन आप ट्रेड नहीं करेंगे अगर एक टच करने के बाद में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्या मार्केट वापस से P1 पे ट्रेड तो नहीं करेंगे? क्या मार्केट वापस से C1 पे आया तो ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, अब नहीं करना है। एक बार सिर्फ करना है, P1 या C1 में से एक बार करना है, P2 या C2 में से एक बार ट्रेड करना है, उसके बाद ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट चला गया P2 पे, तो P2 पे मार्केट चला गया तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि मार्केट अब 11 बजे के बाद का ना हो। 11 बजे के बाद का मार्केट नहीं है, तो अगर समय है 11 बजे में तो बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन अगर 11 समय हो चुका है तो मत करिए। अगर मान लेते हैं 10 बजे ही पहुंच गया मार्केट में यहाँ पे, और फिर P2 से हमको ट्रेड मिला, फिर मैं आया मार्केट में P1 पे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। C1 पे आया मार्केट, तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। C2 पे आया मार्केट, तो भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमारा क्या कर चुका है, ऑलरेडी हमारा मार्केट P1, P2, C1 को टच कर चुका है, और P2 को टच किया है, इसलिए अब C2 पे भी हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट P2 के ऊपर खुलता है, मार्केट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट जब यहां पे आया P2 पे, तो या तो हम थे नहीं, या मार्केट 9:25 से पहले का था, 9:25 से पहले हमको ट्रेड करना नहीं है, 24 मिनट होगा तो भी नहीं ट्रेड करना है। ठीक, अब मार्केट आता है P2 से P1 पे आ गया, और P1 पे आया तो क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए ट्रेड। P1 पे आने के बाद में मार्केट C1 पे आया तो ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट P1 को टच करके आ रहा है। और C1 पे आने के बाद में मार्केट फिर से C2 पे आया, तो क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट P2 को टच करके आ रहा है। ये डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट में P2 को टच कब किया, 9:15 से के बाद मार्केट में कभी भी टच किया, और हमारे जोन में नहीं है, टाइम जोन में, ट्रेडिंग जोन में, स्टॉक के एलटीपी ब्लास्ट के ट्रेडिंग जोन में टाइम पे नहीं है, तो भी अगर टच किया है तो भी हमको दिन भर उसमें ट्रेड नहीं करना है। समझ में आया? अब आप मुझे बताइए कि अभी आपको इसमें कौन सा चीज ऐसा लग रहा है कि जो कि पेचीला लग रहा है? कौन ऐसा चीज है जो कि हमको ट्रेड में पेचीला लग रहा है? उस चीज को अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, अब उसको हम समझेंगे। मान लेते हैं एक चीज और, मान लेते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट कुछ इस तरह से खुला, मार्केट हमारा लगभग लगभग इस तरह से खुलता है, मार्केट हमारा यहां से खुला और यहां पे ऐसे चला, और फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है मार्केट, मार्केट यहां पे घूम रहा है, और ऐसे क्या हुआ कि जैसे ही घूम रहा है यहां पे मार्केट घूमते घूमते जब मार्केट यहां पे आया फिर से वापस से, तो 9:26 हो रहा है। लास्ट वाले पोजीशन पे मार्केट जब यहां पे आया है, ये वाला पोजीशन है, यहां पे मार्केट 9:26 पे हो रहा है, तो 9:26 पे मार्केट हो रहा है, तो क्या मुझे P1 से ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट अगर नहीं मिला है, अगर इसका स्टॉप लॉस जनरली एलटीपी ब्लास्ट में जो होता है, हाफ कैंडल पे हमारा जो होता है, इधर हमारा अगर P2 से बाय करते हैं, यानी P1 P2 से करते हैं, तो हमारे लिए ऊपर के साइड में हमारा स्टॉप लॉस होता है और नीचे के साइड में हमारा टारगेट होता है। ठीक है, तो अगर टारगेट और स्टॉप लॉस में से किसी को नहीं टच किया है तो ये हमारे लिए ओपन ट्रेड होगा, ओपन ट्रेड होगा। लेकिन अगर मार्केट में क्या है, मार्केट खुला ही ऐसे और जाकर के स्टॉप लॉस को टच कर दिया, या फिर मार्केट खुला ही ऐसे और जाकर के टारगेट को टच कर दिया है पहली कैंडल, और दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से मोमेंट बना रही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारे लिए अब क्लोज ट्रेड हो गया, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट को लाइन 9:15 तक टच नहीं किया है तो हमारे लिए ओपन ट्रेड होगा, भले ही वो टच किया है कि नहीं मार्केट में अभी तक C1 C2 P1 P2 को टच क्यों न कर दिया हो। जैसे मार्केट हमारा खुला, और मार्केट खुलने के बाद में मार्केट ऐसे खुलता है, और यहां तक मार्केट पहुंचते पहुंचते 9:26 हो, 9:22 हो रहा है, 9:22 पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली 5 मिनट का आपको कैंडल स्टिक लगा करके रखना है, चार्ट पैटर्न 5 मिनट का लगा के रखना है।
और जब ऐसे लगा करके आप रखते हैं तो फिर क्या होता है, इसको जब यहां पे आप देखेंगे तो 9:24 पर मार्केट ऐसे घूम रहा है। अब आपको चेक करना है जूम करके, क्या मार्केट ने टारगेट किया है कि नहीं, क्योंकि हम अगर सेलिंग कर रहे हैं P2 से हम सेलिंग ही करेंगे। तो सेलिंग करते समय हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट यहां पे होता है। तो टारगेट हमारा क्या है, ये टारगेट हाफ पे हम क्यों ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो ये जब टच चेक करेंगे, अगर नहीं टच किया है तो हमारे लिए ओपन ट्रेड है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी टच कर दिया है, ये क्या किया है, इधर से आया और इधर से नीचे से ऐसे उठ करके गया है, तो टच कर दिया ऑलरेडी टारगेट को, फिर हमारे लिए ये ट्रेडिंग नहीं है। फिर हमारे लिए ये ट्रेडिंग नहीं है, मतलब इस स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं है। समझ पाए आप मेरी बात को, क्या मेरी बात को आप समझ पाए, मजा आया इस चीज को देख करके। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो होती है, आपने पता किया C1 C2 P1 P2 को पता कर लिया, लाइन को भी ड्रॉ कर लिया, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि पहले लोग लाइन ड्रॉ कैसे करते थे, मतलब हम लोग कैसे लाइन ड्रॉ करके करते थे पहले। C1 C2 P1 P2 को लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे ट्रेडिंग व्यू पे, फिर ड्रॉ करने में टाइम हो जाता था, फिर इसके बाद में ऑलरेडी जो है वक्त लगता था इसके लिए, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, थोड़ा सा चेक करो, जूम करो, जूम आउट करो, मतलब कितना चीजें हुआ करता था। उसी का नतीजा है कि इतनी अच्छी से इसकी समझ है। अगर आपको भी चाहते हैं कि आपको भी इसकी अच्छी से समझ हो, अच्छे तरीके से समझ हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। और जब आप अच्छे से देखेंगे तभी जाकर के उसमें आप अच्छा परफेक्शन ला सकते हैं, क्यों, है ना। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में, यानी नेक्स्ट एपिसोड के वीडियो में, कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कहां से आता है, टारगेट और स्टॉप लॉस को हम कैसे डिजाइन करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस को हम कैसे देखते हैं, इन चीजों को हम कैसे समझेंगे, टारगेट की लाइन कहां से आती है, स्टॉप लॉस कहां से आता है। साथ ही साथ हम और भी चीजें सीखने वाले हैं कल के वीडियो में। कल का वीडियो एकदम, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो हमारा एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम उसमें बारीकी और भी बताएंगे कि किन किन चीजों की वजह से हमको सही सब कुछ प्रिडिक्शन होते हुए भी हम स्टॉप लॉस खा जाते हैं। आप बोलेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, जानबूझ करके मैंने लंबा वीडियो बनाया है, क्योंकि एक एक चीज आपको बताना था ना। तो एक एक चीज जब आपको बताना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब धैर्य रखेंगे तो आप बेसिकली इस चीज को समझ पाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको इन चीजों में क्लियरिटी आई होगी। तो कैसा रहा ये वीडियो, इसके बारे में चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताइए। कोई टॉपिक इस एलटीपी ब्लास्ट से रिलेटेड है तो एलटीपी ब्लास्ट से रिलेटेड है, उसको मेंशन जरूर करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका ये डाउट है, और उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता दूं। फिलहाल चलते हैं, आज के लिए फिर फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।